गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। तकनीकी खराबी के कारण इधर रेगुलर वीडियो नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। आज जैसा कि हमने कहा था कि विराम चिन्ह को लेके आऊंगी, तो आज के इस वीडियो में विराम चिन्ह से संबंधित चर्चा की गई है। विराम चिन्ह का महत्व क्या है और ये कहाँ कहाँ उपयोगी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि विराम चिन्ह वाक्य की शुद्धि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विभिन्न परीक्षाओं में वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है, तुम रुको मत जाओ। यहाँ रुको के बाद जो अल्प विराम दिया हुआ है, इससे वाक्य का अर्थ क्या हो जा रहा है। कहने वाले का मंतव्य ये है कि तुम रुको, जाओ मत। लेकिन अगर ये रुको के बाद विराम जो अल्प विराम है न लगा के अगर हम मत के बाद लगा देते हैं तो ये पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तुम रुको मत जाओ, यानी कि सिर्फ एक छोटा सा विराम चिन्ह पूरे वाक्य के अर्थ को बदल देता है। इसी प्रकार जैसे यहाँ एक वाक्य है, राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया। यहाँ पूर्ण विराम दिया हुआ है, तो ये एक साधारण वाक्य होगा जिसका एक साधारण सा अर्थ है कि राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया। एक कथनात्मक वाक्य हो गया। लेकिन अगर यहाँ पूर्ण विराम न देके हम क्वेश्चन मार्क सिर्फ लगा देते हैं, यहाँ पूर्ण विराम को हटा देते हैं, तो राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया, ये वाक्य प्रश्नवाचक होगा। अब ये साधारण वाक्य नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगा देते हैं, ये विराम चिन्ह हटा के, तो क्या हो जाएगा, ये आश्चर्य को व्यक्त करेगा कि राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया। इसमें बहुत आश्चर्य की बात हो गई। तो ये छोटे से विराम चिन्ह से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है और वाक्यों में त्रुटियां इस कारण भी आती हैं और ये त्रुटियों से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से विराम चिन्ह हैं और इनका क्या उपयोग है, कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी में विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कामता प्रसाद जी के अनुसार सिर्फ एक ही विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। बाकी सभी विराम चिन्ह जो है वो अंग्रेजी से लिए गए माने जाते हैं। लेकिन ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि अंग्रेज बाद में आए और तुलसीदास पहले थे और उन्होंने विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। तो हम लोग इस पर अब देखते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह हैं जिनका उपयोग हिंदी में किया जाता है। पहला है पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं अंग्रेजी में, जहां अंग्रेजी में आप ये फुल स्टॉप लगाते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम के लिए एक खड़ी पाई लगाते हैं। ये कहाँ उपयोग किया जाता है कि वाक्य जब पूरा हो जाता है तो वाक्य के समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, जैसे यहाँ पर लगाया हुआ है। किसी भी वाक्य के समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है और पूर्ण विराम का प्रयोग हर वाक्य के अंत में होता है, सिर्फ दो प्रकार के वाक्यों को छोड़ के। एक तो यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होगा, और विस्मयादि बोधक वाक्य है तो वहां पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होगा। इन दो प्रकार के वाक्यों को छोड़ के से सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ क्या है? अल्प का मतलब ही होता है कम समय और विराम का अर्थ होता है रुकना। तो जहां बहुत समय के लिए रुकना पड़ता है बोलते समय, अथवा इस बात को लिखते समय
प्रदर्शित करना होता है तो वहां हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह का निशान ये होता है। जैसे इस वाक्य में दिया हुआ है, मोहन पढ़ता है, अखिल सोता है। यहाँ मोहन पढ़ता है एक वाक्य है और अखिल सोता है ये दूसरा वाक्य है। तो दोनों वाक्यों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये संयुक्त वाक्य तो बन जाएगा। यहाँ संयोजक चिन्ह लगाना पड़ेगा, जैसे मोहन पढ़ता है और अखिल सोता है। लेकिन जब हम इसको हटाते हैं तो यहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करके इसको दर्शाया जा सकता है, अर्थात इसको पढ़ते समय यहाँ हल्का सा रुकना है। मोहन पढ़ता है, अखिल सोता है। इसी प्रकार बाजार से चीनी, चाय और मक्खन लेते आना। यहाँ चीनी और चाय ये दोनों संज्ञा है। जब दो संज्ञा शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, दो सर्वनाम शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, दो या दो से अधिक, तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। यदि दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो पहले, दूसरे और तीसरे में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे और सबसे अंत वाले संज्ञा या सर्वनाम से पहले ये समुच्चय बोधक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। राम ने कहा, और एक कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, राम ने कहा भागो वरना पकड़े जाओगे। यहाँ राम ने कहा, इसके बाद अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाएगा। और क्या कहा, भागो वरना पकड़े जाएंगे। तो यहाँ भागो वरना पकड़े जाएंगे अगर हम झटके में बोलते हैं तो भागो पर बल नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जब हम अल्प विराम लगा देते हैं तो प्रदर्शित करता है कि वो क्या कहता है, भागो वरना पकड़े जाओगे। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग जहाँ बहुत कम समय रुकना होता है वाक्य में उस जगह करते हैं। अगला है अर्ध विराम चिन्ह, इसको सेमी कॉलन कहते हैं। अर्ध विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया जाता है, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम किंतु अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना होता है, वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ 3 वाक्य एक साथ हैं। सूर्योदय हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, हवा भी मंथर गति से चल पड़ी। इन 3 वाक्यों में तीनों ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं और तीनों वाक्य एक साथ हैं। इसका मतलब कि ये सभी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो एक एक वाक्य के कहने के बाद अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकावट लगेगी। जैसे सूर्योदय हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, हवा भी मंथर गति से चल पड़ी। तो जहां अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है उसके आगे और भी कुछ है, तो ऐसे वाक्यों के बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। या फिर जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित अनेक उपवाक्य हों तो उनके मध्य में भी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, ये तो सभी बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि जहां प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है या तुम क्या कर रहे हो। अगला विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, इसको विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मय आदि बोधक मतलब कि आश्चर्य, भय, हर्ष, शोक इत्यादि भावों को व्यक्त करने वाले जो भाव हैं वे सभी विस्मयादि बोधक चिन्ह से युक्त किए जाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में जो ये चिन्ह है लगाया जाता है, कभी कभी इसको
उस शब्द के बाद भी लगा देते हैं, जैसे वाह, उफ। और कभी कभी इस पूरे वाक्य के बाद भी लगाते हैं जहां पूरा भाव आश्चर्य व्यक्त करता हो, जैसे वाह, आपने क्या बात कही। तो यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह पूरा लगाएंगे, जबकि उफ, कितना गहरा घाव है, इसमें दो भाव हैं। एक तो उफ, यहाँ आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, ये एक तरह से शोक दुख व्यक्त किया जा रहा है, और कितना गहरा घाव है, तो ये साधारण वाक्य है। इस प्रकार जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है। अब अगला है उपविराम चिन्ह। ये क्या है? उपविराम चिन्ह का प्रयोग किसी चीज का उदाहरण देने के समय अथवा संवाद लेखन में करते हैं। जैसे मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो यहाँ निम्नलिखित हैं, इसके बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। और निम्नलिखित क्या है कि नाटक आदि में संवाद से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो वाक्य हैं ये बता रहे हैं कि नीचे अभी और कुछ है। अब जैसे नाटक लेखन के समय क्या करते हैं कि सीमा, मतलब कि ये उपविराम लगाने का मतलब कि इसके बाद जो कहा जा रहा है वो कथन सीमा के द्वारा कहा गया है। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी, ये कथन सीमा के द्वारा कहा गया। परंतु कल तो मुझे उत्सव में जाना है, ये कथन श्वेता के द्वारा कहा गया। मतलब किसी के द्वारा कहे गए कथन को उसके साथ स्पष्ट करने के लिए नाम के साथ हम क्या लगा देते हैं? उपविराम चिन्ह लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त जहाँ किसी बात को अलग दिखाना हो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो निबंध आपको आता है लिखने के लिए, या कोई इस तरह का चीज दिया होता है, जैसे दहेज एक सामाजिक कलंक, यहाँ उपविराम लगा हुआ है दहेज के बाद। ये पूरा एक ही वाक्य है। अगला है निर्देशक चिन्ह। जहां किसी वाक्य को विभक्त कर बीच में उदाहरण दिए जाते हैं वहां दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? निर्देशक चिन्ह का। जैसे कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब यहां आपने देखा कि जैसे के बाद और कर्ता के पहले, ये दोनों ही को स्पष्ट करना है, इसलिए इसके कर्ता के पहले भी और कर्ता के बाद भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह क्या है और इनका किन किन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है? संयोजक चिन्ह एक हल्का सा डैश होता है जिसको हम सहचर शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं। सहचर का मतलब कि दो साथ प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं एक साथ हमेशा जोड़े में आते हैं, जिनको युग्म चिन्ह शब्द कह सकते हैं। जैसे पाप पुण्य, खाना पीना, आना जाना आदि। विपरीतार्थक शब्दों के बीच भी ये लगता है, जैसे लाभ हानि, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे आदि। इसके अतिरिक्त जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह एवं अथवा आदि का लुप्त हो जाता है तो वहां भी ये लगाया जाता है। जैसे संत मत, तो इसमें क्या लुप्त है? संत का मत। यहाँ का जो कारकीय पद है वो लुप्त हुआ है, इसलिए यहाँ योजक चिन्ह लग गया है। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या है? किसी वस्तु का विस्तार के साथ विवरण देने के लिए
इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो नदियां कहने के बाद कौन कौन सी नदियां हैं इनका उदाहरण दिया गया है। अब नदियां कहने के बाद जो इसका विवरण दिया गया है, इसी के लिए ये चिन्ह लगाया गया है और इसको कहते हैं विवरण चिन्ह। अगला है उदाहरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण मतलब कि किसी के द्वारा कही गई बात को जब उसी के शब्दों में हम लिखते हैं तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह और एकहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहां होता है जहां किसी की कही गई बात को उसी के शब्दों में प्रकट करते हैं, और एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहां होता है जहां किसी विशेष चीज को दर्शाना होता है। जैसे मैंने जीवन विश्व की संपत्ति है, ये कहना है प्रसाद जी का। तो ये कथन क्योंकि प्रसाद जी द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा लिखा गया है और उन्हीं के शब्दों में है, तो इसलिए इसको हम दोहरे अवतरण चिन्ह के अंतर्गत करेंगे। लेकिन किसी शीर्षक का नाम, किसी महापुरुष का नाम, किसी विशेष पुस्तक का नाम, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए हम एकहरे उद्धरण का प्रयोग करेंगे। जैसे निराला हिंदी के महान कवि थे, तो ये निराला क्या है, उपनाम है और ये उनकी विशेषता को दर्शा रहा है। अगला है महत्वपूर्ण सूक्ति उद्धृत करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे भारतेंदु ने कहा था कि देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। तो अब ये भारतेंदु ने कहा, ये उनके शब्दों में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये कथन जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कही गई और उसी महत्व को दर्शाने के लिए ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त पद को भली भांति स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी शब्द का हम प्रयोग करते हैं और उसको स्पष्ट करना होता है। जैसे धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे, तो यहाँ धर्मराज किसको कहा गया, क्योंकि धर्मराज तो यमराज को भी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को भी कहते हैं। तो यहाँ कोष्ठक के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि इस वाक्य में जो बात कही गई है वो किसके बारे में कही गई है, युधिष्ठिर के बारे में। तो यहाँ धर्मराज के बाद युधिष्ठिर लिखकर कोष्ठक में कर दिया गया स्पष्ट करने के लिए। तो ऐसी जगहों पर हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। क्रमांक दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे पहला शब्दालंकार, तो यहाँ पे इसको हम कोष्ठक दर्शाते हैं। अर्थालंकार दूसरा या तीसरा उभयालंकार, तो ये क्रमांक नंबर को दर्शाने के लिए भी हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह क्या है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? लाघव चिन्ह एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है और इसका प्रयोग हम किसी भी विशेष पद या किसी विशेष व्यक्ति के प्रारंभिक अक्षर को प्रकट करने के लिए उसको लगाते हैं। जैसे डॉक्टर, तो हम डॉक्टर ना लिख के क्या लिखते हैं, डॉक्टर का ये स्वरूप होता है, इसका मतलब हो गया कि डॉक्टर। जिला, जिला हम पूरा न लिख के जी के बाद लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह से तारीख,
पूरा न लिख के ता के बाद लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इस तरह से विभिन्न जगहों पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग हमेशा किया जाता है किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ और विशेष चिन्ह हैं, जैसे लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे कोई शब्द जब हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स देते हैं तो उसमें हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये लगा दिया जाता है। इसको हम लोप चिन्ह कहते हैं, मतलब वहां से कुछ गायब हुआ है, लोप हुआ है। पाद चिन्ह क्या है? किसी शब्द विशेष को रेखांकित करते हैं उसे विशेष दर्शाने के लिए, तो उसको हम पाद चिन्ह कहते हैं। ये हमेशा वाक्यों में शब्दों के नीचे आता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपका ये होता है एस के आकार में, और इसका अर्थ होता है कि ये समय ज्यादा लेता है उच्चारण होने में। इसी प्रकार हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह क्या है? हंस पद को त्रुटिपूर्ण चिन्ह भी कहते हैं। त्रुटिपूर्ण यानी कि कोई चीज ऐसी हो जो छूट गई हो लिखते समय, तो उसको दर्शाने के लिए हम हंस पद या त्रुटिपूर्ण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वाक्य को लिखते समय यदि कोई उनका छूट गया तो कभी कभी ऐसे प्रयोग कर देते हैं। ये गलत है। त्रुटिपूर्ण चिन्ह ऐसे लगता है, हमेशा नीचे लगता है और शब्द को उसके ऊपर लिखते हैं। टीका सूचक चिन्ह। कोई विशेष शब्द दर्शाना हो जिसमें उस पर कोई विशेष अर्थ स्पष्ट करना हो, तो लिखते समय वाक्य में उस शब्द विशेष के पास इस चिन्ह को लगा देते हैं और उसके अर्थ को सबसे नीचे स्पष्ट कर देते हैं। तो इसको हम टीका चिन्ह कहते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह यानी कि समानता को जहां दर्शाया जाए वहां तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। और समाप्ति सूचक चिन्ह मतलब कि जहां हमारा पूरा एक परिच्छेद, एक अध्याय समाप्त होता है, वहां पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या इस चिन्ह का, इसका मतलब है कि पूरी तरह से वो अध्याय समाप्त हो गया। तो इस प्रकार विभिन्न चिन्हों का प्रयोग अपने आप में बहुत महत्व रखता है और इसके कारण भी वाक्य में त्रुटियां हो जाती हैं। तो आज के लिए अगले वीडियो में विराम चिन्ह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगी, जिससे विराम चिन्हों से संबंधित बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्नों के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।